अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट और आज हम बात करेंगे कि किस तरह से गांव ग्रामीण में कोरोना वायरस ने भयानक हाहाकार मचा रखा है। गांव गांव अर्थियां उठ रही हैं और किस प्रकार से नदी के किनारे, नदी के दोनों पाट किस प्रकार से मुर्दा घरों में तब्दील हो गए हैं और लोग अपने प्रियजनों की लाशें वहां पर दफना कर जाने को मजबूर हैं। हाईकोर्ट में कल क्या हुआ, इसकी बात बताने से पहले मैं आज आपको कुछ चौंकाने वाली बातें बताना चाहता हूं और दिखाना भी चाहता हूं। ये बातें आत्मा को कचोटती हैं, मन को परेशान करती हैं, विचलित करती हैं और बेचैन भी करती हैं कि गांव गरीब जिसकी कोई सुनवाई नहीं है, वो कीड़े मकोड़ों से भी बदतर हालत में गांव में हैं और लोग मर रहे हैं। ना उनको इलाज मिल रहा है और ना मरने के बाद उनको सम्मान से अंतिम संस्कार। ऐसी हालत उत्तर प्रदेश के लोगों को शायद आजाद भारत के इतिहास में पहली बार इतनी भयानक दुर्दशा जिंदा और मुर्दा के साथ हुई हो। जिंदा को इलाज नहीं और मर गए तो सम्मान से अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं है लोगों को। प्रयागराज का पवित्र संगम तट फाफामऊ से लेकर अरैल तक का इलाका लाशों से पट चुका है। गंगा और संगम के दोनों तरफ, गंगा और यमुना के दोनों तरफ जहां संगम है, उसके आसपास का इलाका लाशों से पटा पड़ा हुआ है। जहां पारंपरिक शमशान घाट हुआ करते थे, उससे 1-2 किलोमीटर आगे तक शमशान घाट फैल चुका है। लाशें इतनी बड़ी तादाद में आ रही हैं कि फाफामऊ के 2 किलोमीटर पहले से लेकर छतनाग होते हुए अरैल तक लाशें पटी पड़ी हैं। इतनी लाशें हैं कि आप गिन नहीं सकते हैं, मेरा दावा है। स्थानीय मीडिया 5 से 10 हजार का आकलन कर रही है जो लोग दफनाए गए हैं संगम की रेती पर। यह पूरा इलाका संगम ही कहलाता है। अपने नागरिकों के शवों के साथ इतनी भयानक दुर्दशा उत्तर प्रदेश के जो लोगों के साथ हो रही है, वह हृदय विदारक है। एक सरकार की विफलता है कि वह अपने नागरिकों को सम्मान के साथ अंतिम संस्कार भी उपलब्ध नहीं करा पा रही है। लकड़ियों की बढ़ती कीमत और शमशान घाट पर चल रही वसूली के चलते लोग अपने प्रियजनों की गरीबी और मुफलिसी के चलते उनकी लाशें गंगा किनारे रेती में दफना कर जाने को मजबूर हैं। महज 2 से 3 फीट के गड्ढे में लाशें दफनाई जा रही हैं जिन्हें कुत्ते नोच कर खा रहे हैं। इंसानी जिस्मों की यह भयानक दुर्दशा के दृश्य अगर आपको विचलित नहीं करते हैं तो यकीनन आपकी आत्मा मर चुकी है और या फिर आप पत्थर दिल हो चुके हैं। ये जो लाशें कुत्ते नोच रहे हैं, गिद्ध खा रहे हैं, कौवे नोच रहे हैं, इनमें किसी का पिता है, किसी का पति है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी की बहन है, किसी के दोस्त और रिश्तेदार हैं। क्या हम अपने नागरिकों को इलाज नहीं दे सकते और उनको इज्जत से विदाई भी नहीं दे सकते? यह घटना इस प्रकार की उदाहरण है बहनों भाइयों की सरकार की निर्ममता, सरकार की निर्दयता के चलते आज लोग अपने परिजनों की लाश फेंक कर जाने के लिए मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि सरकार के पास कोई इंतजामात नहीं है। अगर इन घाटों पर पहले से बेहतर इंतजाम किए गए होते तो शायद अंतिम संस्कार सम्मान से लोग कर पाते। सरकार झूठ बोल रही है कि उसने अंतिम संस्कार के लिए प्रबंध किए हैं। अगर अंतिम संस्कार के लिए तुमने प्रबंध किए तो ये कौन लोग हैं जिनकी लाशें संगम की रेती पर दफन है? ये हमारे अपने लोग हैं। ये हमारे उत्तर प्रदेश के हमारे भाई बहन हैं, हमारे बच्चे बुजुर्ग माताएं और बहनें जो विधवा हो गई, अनाथ हो गई, जिनके घर सर से साया उठ गया उनके मां बाप का। जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वाली सरकार अपने नागरिकों के साथ कितनी निर्ममता रखती है, यह दृश्य उदाहरण है बहनों भाइयों। जहां रेत पर लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी हैं, कतार में लाशें हैं, कुत्ते नोच रहे हैं, ट्रैक्टर कुचल रहे हैं। यह दृश्य देखकर आत्मा रोती है। पत्थर से पत्थर दिल व्यक्ति के अभी कलेजा चीर देने वाली यह दृश्य है। ये प्रियजन जिनको हम मोहब्बत से लगाकर गले रखते थे, जिन्होंने हमारे घर परिवार बनाए, आज उनकी लाशें कुत्ते खा रहे हैं। क्या किसी सभ्य समाज में इस प्रकार के दृश्य की आप कल्पना कर सकते हैं?
अगर यह तस्वीर उत्तर प्रदेश सरकार की विफलता नहीं है बहनों भाइयों, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सरकार की नाकामी विफलता किसे कहते हैं। अगर मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश की टीम 11 को जिम्मेदार न ठहराऊं तो किसको ठहराऊं, जिनके घटिया प्रबंधन, जिनकी नाकामी के चलते हजारों लोग मौत के घाट जाने को मजबूर हैं और उनको लाशें कुत्ते नोच रहे हैं। अंदाजा लगाइए, कल्पना करिए लोगों की पीड़ा का कि जिनके परिजनों की लाशों के साथ इस प्रकार दुर्व्यवहार हुआ हो। क्या अगर ये आपके परिजन होते तो आपको कैसा महसूस होता? क्या आप इतने स्वार्थी, लालची और अंधे हो गए हैं? क्या आपके भीतर की मानवता मर गई है? क्या इंसानियत खत्म हो गई है इस देश में, इस समाज में, कि हम अपने ही नागरिकों को अपना मानने के लिए तैयार नहीं हैं? अगर अपना मानते तो आज इनके साथ इंसाफ होता। जिंदा थे, बीमार थे, आपने टेस्ट नहीं किया। जब उन्हें इलाज की और ऑक्सीजन की जरूरत थी, आपने उन्हें धमकाया, मुकदमे किए, और जब वो मर गए तो उनकी लाशें कुत्ते नोच के खा रहे हैं। कुत्ते। क्या हम इसलिए सरकारों को चुनते हैं कि हमारे और आपके साथ इस प्रकार का व्यवहार हो? क्या ये गांव और शहरों के साथ भयानक भेदभाव नहीं है बहनों भाइयों? क्या गांव के लोग दूसरे दर्जे के नागरिक हैं, उनको कीड़े मकोड़ों की तरह मरने के लिए नाली में छोड़ दिया जाए? गांव के लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? उनकी तो ज्यादा ख्वाहिशें भी नहीं हैं, आपसे ज्यादा अपेक्षा भी नहीं है उनकी। गांव में पैरासीटामॉल की आप दवा तक उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। गांव गांव अर्थियां उठ रही हैं, हर मोहल्ले से लाशें निकल रही हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, जकड़न से लोग मर रहे हैं, रात में सोते हैं, सुबह मरे मिल रहे हैं। गांव गांव हाहाकार है। उत्तर प्रदेश के 96,000 गांवों की अगर आप रिपोर्ट मंगा लें तो ऐसे भयानक आंकड़े आएंगे जो सदियों तक भुलाए नहीं जा सकते। अकल्पनीय दर्द से लोग कराह रहे हैं। यह वक्त लोगों के दुखों को बांटने का है, उनके साथ खड़े होने का है, न कि उन्हें धमकाने, डराने और पुलिस की FIR करके मुंह बंद कराने का है। लोकतंत्र में ऐसी निर्लज्जता का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। क्या सरकार के भीतर भी इंसानियत मर गई है? क्या होता कि अगर ये आपके अपने लोग होते, आपके घर परिवार के लोग होते, तब क्या आपकी वेदना इनके लिए होती इस प्रकार की जो आज है? ये पराए हैं तो ये कीड़े मकोड़ों की मौत मरें, इनकी लाशें कुत्ते नोच कर खाएं। क्या हम ऐसे उत्तर प्रदेश चाहते हैं जो आज आपके समक्ष मौजूद है, जो मुंह खोलने पर आपको FIR और जेल से नवाजता है, प्रताड़ित करता है, अत्याचार करते हैं, जुल्म करते हैं? ग्रेटर नोएडा में तमाम लोगों पर FIR इसलिए हुई क्योंकि ऑक्सीजन मांग रहे थे, मीडिया में स्टेटमेंट दे रहे थे कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही, उन पर FIR कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद उत्तर प्रदेश में कोर्ट की अवहेलना खुलेआम हो रही है और कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इससे बड़ी त्रासदी लोगों के जीवन में और क्या हो सकती है बहनों भाइयों? आजाद भारत में इसके बाद बड़ी त्रासदी कोई देखी नहीं गई जहां सरकारों ने ऐसी निर्लज्जता का उदाहरण पेश किया। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य तंत्र ध्वस्त है, बर्बाद है। सरकारी आंकड़े जानलेवा तमाशा कर रहे हैं। बिजनौर जैसे जनपद में महज 370 जांचें होती हैं और सरकार दावा करती है कि उसने कोरोना पर नियंत्रण कर लिया है। झूठ बोल रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। आपने टेस्ट कम कर दिए हैं। 32 लाख की आबादी वाले जनपद में 370 टेस्ट एक दिन में होते हैं। कितने? 370 टेस्ट। कहां से कोरोना पकड़ में आएगा? जज साहब भी सर पकड़कर बैठ गए, हलफनामा पढ़कर और वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का स्टेटमेंट सुनकर। इस तरह से उत्तर प्रदेश में कोरोना को नियंत्रण किया जा रहा है। ज्वालामुखी पर बैठा है उत्तर प्रदेश और यह तीसरी लहर को इनवाइट किया जा रहा है। बहुत भयानक हालात हो सकता है कि आने वाले वक्त में हो। और जिन्हें लगता है कि मैं डरा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में जो लोग तड़प तड़प कर मरे हैं उनकी पीड़ा का एहसास तुम क्या करोगे? तुम ऐसे आत्ममुग्ध और स्वार्थी लोग हो जिनके लिए अपनी सत्ता और कुर्सी पर चिपके रहना ज्यादा जरूरी है बजाय कि किसी इंसान की जान बचाना। मैं लोगों को बचाना चाहता हूं, मैं उन्हें जागरूक करना चाहता हूं, उन्हें बताना चाहता हूं कि बाहर तुम्हारे लिए कोई इंतजाम नहीं है।
ऑक्सीजन के बिना मर जाओगे, दवा के बिना मर जाओगे, अस्पताल के बिना मर जाओगे, और मरने के बाद तुम्हें अंतिम संस्कार भी में नहीं मिलेगा, तुम्हारी लाशें चील कौवे कुत्ते नोच कर खाएंगे। इस हालात में उत्तर प्रदेश की प्राथमिक और स्वास्थ्य सेवा को हमने पहुंचा दिया है। कोर्ट को कहना पड़ा, राम भरोसे है उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था, और कुछ आत्ममुग्ध लोग जिनको अपनी महानता पर गर्व है और जो लाशों के ढेर पर खड़े होकर दिन भर असत्य वादन करते हों, ऐसे लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों की, मरते हुए लोगों की कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका उत्तर प्रदेश से कोई जुड़ाव महसूस ही नहीं होता है। उत्तर प्रदेश के लोगों की आत्मा के साथ उनका कोई संबंध प्रतीत ही नहीं होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई सी दूसरी दुनिया के लोग मर रहे हैं, हमें क्या मतलब है, ये हमारे अपने लोग हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के भाई बहन हैं जो कीड़े मकोड़ों की मौत मर रहे हैं। और सरकार निर्लज्जता का उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। हाईकोर्ट में दिए गए हलफनामे और हाईकोर्ट के कल के 12 पेज के आदेश के बाद यह बात स्पष्ट हो गई है। सरकार की नाकामी का सबूत है, ये खुला सबूत है। बिखरी हुई लाशें, नोचते हुई लाशें। क्या आपने कभी किसी सभ्य समाज में यह बात सुनी है कि किसी व्यक्ति की लाश टायर डालकर जला दी जाए? यह उस सरकार में हो रहा है जो दिन भर छाती ठोक कर अपना पीआर करती है। देश दुनिया से सर्टिफिकेट लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आम आदमी कुत्ते की मौत मरे, कीड़े मकोड़े की मौत बने, सरकार को अपनी इमेज की ज्यादा चिंता है। लेकिन क्या यह बताया जाएगा कि बलिया में एक व्यक्ति की लाश टायर डालकर जलाई गई? अफसोस यहां खत्म नहीं हुआ, यह दुख यहां खत्म नहीं हुआ। बाद में जब वो लाश नहीं जली तो पेट्रोल मंगाकर डाल के लाश जलाई गई। यह इसी उत्तर प्रदेश की घटना है। इसके बाद भी उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि कोरोना पर हमने नियंत्रण कर लिया है। यह टायर डालकर लाश जलाई जा रही है बलिया के भीतर। यह जलती हुई लाश सरकार के वायदों की लाश है। यह सरकार की नाकामियां जल रही हैं। सरकार के झूठे वायदे टायर डालकर जलाए जा रहे हैं। इन दृश्य को उत्तर प्रदेश कभी भूल नहीं सकता है। सदियों तक ये दृश्य भुलाए नहीं जा सकते हैं। जिन्होंने अपनों को खोया है उनकी पीड़ा का आपको एहसास ही नहीं है। उनकी तकलीफों को आप समझ नहीं सकते, उनके दुख को आप बांट नहीं सकते हैं। दुनिया के किसी मुल्क में, मेरा दावा है, पूरी दुनिया कोविड से लड़ रही है, सब अपनी अपनी क्षमता के मुताबिक लड़ रहे हैं, लेकिन इंसानी जिस्मों के साथ जिंदा और मुर्दा जिस प्रकार से भयानक दुर्व्यवहार उत्तर प्रदेश के भीतर हुआ है, दुनिया के किसी मुल्क के किसी शहर में नहीं हुआ। और यह बात मैं बड़ी चुनौती और दावे के साथ कह रहा हूं, तमाम स्टडीज की बात कह रहा हूं। साउथ अमेरिका के गरीब देशों में भी लोग मारे गए, लेकिन इस प्रकार से वो कीड़े मकोड़ों की और कुत्तों के लाशें नहीं नोची उनकी, जो उत्तर प्रदेश के भीतर कुत्तों ने लाशें नोच कर आपके प्रियजनों की खाई हैं। क्या ये दृश्य आप भूल सकते हैं? आप किसी धर्म के हों, किसी मजहब के हों, किसी रीति के हों, किसी जाति के हों, किसी पंथ के हों, इन दृश्यों को उत्तर प्रदेश कभी भूल नहीं सकता है। यह मानवता पर कलंक और संविधान के अनुच्छेद 21 की भावना के सर्वथा विपरीत है, जहां किसी की डिग्निटी के साथ अंतिम संस्कार का वायदा किया गया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी है उत्तर प्रदेश के भीतर, जहां हमारी सरकार नाकाम है। और हम आज तक और अब तक हजारों मौतों के बाद भी उत्तर प्रदेश में किसी की जवाबदेही तय नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में किसी पर मुकदमा नहीं चला। मुकदमा किस पे चलता है? जो सरकार की नाकामियों का पर्दाफाश करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की टीम 11 पर अब तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, जबकि इनकी नाकामियों के चलते हजारों लोगों की मौतें हुई। ये भुलाए नहीं जा सकने वाले दृश्य हैं जो अपार पीड़ा देते हैं। शब्द नहीं मिलते हैं लोगों की तकलीफ को बताने के लिए। मैं बहुत आहत हूं और अंदर से मुझे ठीक नहीं महसूस हो रहा है।
मेरे अपने भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, जानने वाले मेरे प्रदेश के 24 करोड़ भाई बहन अपार पीड़ा में हैं, बहुत बहुत कष्ट में हैं। ये गांव के लोग, गरीब लोग, इन्हें नहीं पता कुछ। ये बहुत सीधे साधे भोले लोग हैं, ये किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं। आज ये जिस प्रकार की पीड़ा भोग रहे हैं, हम और आप शहरों में बैठकर उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये बहुत कष्ट में है, बहुत गरीबी में है। कोई अपने प्रियजनों की लाश यूं छोड़कर नहीं जाता। कुछ तो मजबूरियां होंगी। लोगों के घर बिक गए हैं, जेवर बिक गए हैं, खेत बिक गए हैं इलाज कराने में। उनके पास अंतिम संस्कार तक के पैसे नहीं बचे। मुफलिसी के इस दौर में उत्तर प्रदेश है। पर क्या आपको लगता है कि हमारी सरकार कोई संवेदना प्रकट करना चाहती है? अब तक इन मौतों पर कोई अफसोस प्रकट तक नहीं किया गया। आपको पता ही बात, हजारों लोग मारे गए और सरकार ने कोई अफसोस तक प्रकट नहीं किया। अगर इसे हम असंवेदनशीलता न कहें तो किसे कह सकते हैं? इस अपार कष्ट में भी सरकार किसी के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें सांत्वना नहीं देना चाहती, बल्कि उनको लपेट कर गिराना चाहती है, पुलिस के दम पर डराना चाहती है, धमकाना चाहती है। कोरोना कंट्रोल में उत्तर प्रदेश की नाकामी ने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। यह एक बहुत बड़ी विपदा और विपत्ति और पीड़ा का वक्त है। शब्द कम पड़ते हैं, भावनाएं कम पड़ती हैं, आत्मा रोती है। लेकिन वो पत्थर दिल लोग, उनकी आत्माएं मर चुकी हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पिता मरे, आपका भाई मरे, आपका बेटा मरे, आपकी पत्नी मरे, आपकी बहन मरे। उन्हें आपसे कोई सिंपैथी तक नहीं है। इससे बड़ा अफसोस और दुर्भाग्य किसी राज्य का और कुछ हो नहीं सकता है। आप कुछ बयान सुने और इस पीड़ा को महसूस करें जो गांव गरीब लोग भोग रहे हैं, नरक से भी बदतर जिंदगी। कि कहीं ना तो सीट मिला, कहीं ना ऑक्सीजन मिला, ना तो कहीं वेंटिलेटर मिला। इन विपरीत परिस्थितियों में इतनी बुरी हालत हो गई कि रामपुर घाट पे लाश जलाने की जगह नहीं थी। सरकारी व्यवस्था है भी ठीक नहीं है, न कोई छिड़काव है, न कोई सैनिटाइजर है, न कोई और व्यवस्था है। जैसे लाश भी जा रहेगा रामपुर घाट पे जलाने के लिए, तो वहाँ भी बहुत दूर व्यवस्था है, सफाई नहीं हो रही है, यही सब है। 2 महीने में करीब 7 से 8 लोगों की मौतें हो चुकी हैं और काफ़ी तादाद में लोग बाग बीमार हैं। अभी हमारे यहाँ सुरक्षा विभाग की, स्वास्थ्य विभाग की कोई सी भी टीम हमारे यहाँ पर आई नहीं है अभी तक। ये सर घर घर में है बुखार, किसी एरिया में नहीं है, किसी में है बुखार। सही है, दवाई लेने जाओ अस्पताल में, दवाई मिल नहीं रही है। ये अपमान है उन सबों का जिनका दाह संस्कार पेट्रोल, डीजल और टायर जलाकर किया जा रहा है। उनकी आत्माएं आपसे सवाल करेंगी, पूछेंगी कि हम किस प्रदेश में पैदा हुए जहां मृत्यु के बाद सही ढंग से दाह संस्कार भी नहीं हो सका, अंतिम संस्कार भी नहीं हो सका। 5 मई से जो 97,000 जो रेवेन्यू विलेजेस हैं हमारे, उसके अंदर 4 लाख के ऊपर लोगों की टीम बनाई है, जो जा के घर घर जा के दस्तक दे के वहां पे निगरानी समिति उनके बारे में पूछ रहे हैं, आपके यहाँ कोई बीमार तो नहीं है, कहीं कोई भी लक्षण है, चाहे वो एंटीजन या आरआरटीसी पे रिपोर्ट पे आए या ना है, उनको तुरंत मेडिकल किट दिया जा रहा है। किसी को भी बुखार है और उसको थामने का पूरा प्रयास हो रहा है। तो आज की डिबेट में मेरे साथ नवीन श्रीवास्तव बीजेपी से हैं और उत्तर प्रदेश के कोरोना मामले के सबसे बड़े अपराधी पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा के डायरेक्टर हैं। सुशील दुबे उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार, विवेक साइलस समाजवादी पार्टी से हैं और वीरेंद्र सिंह हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज शाम मेरे साथ समय निकालने के लिए। नवीन जी, आपका भी प्रयागराज से वही संबंध है जो हम सबका है और आज जब मैं वहाँ के वीडियोस देख रहा था, मैं बहुत ही हृदय विदारक वीडियो है। बहुत अफसोस होता है मुझे देखकर और दुख होता है कि इतना वक्त बीत जाने के बाद भी उत्तर प्रदेश की सरकार अपने राज्य के नागरिकों को अंतिम संस्कार तक सम्मान से उपलब्ध नहीं करा पा रही है। और 1-2 नहीं, हजारों की तादाद में जिस तरह से लाशें बिखरी पड़ी हैं, कुत्ते नोच रहे हैं,
चील कौए खा रहे हैं, इससे बड़ा अपमान इंसानी जिस्मों का मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी हुआ हो। अगर मैं इसको आपकी सरकार की नाकामी न कहूं तो फिर इसको क्या कहूं? देखिए ब्रजेश जी, निश्चित रूप से ये जो तस्वीरें सामने आई हैं ये बिल्कुल हृदय विदारक हैं। कोरोना वैश्विक महाआपदा है, महान संकट है, बहुत सारी मौतें हुई हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन किन परिस्थितियों में किसी को अपने प्रियजन का ठीक तरीके से अंतिम संस्कार न करके उसको, जो हमारे हिंदू रीति रिवाज है उसके अपेक्षा उनको गंगा के किनारे जो है वो दफनाना पड़ा, जो है ये एक बड़ा गंभीर विषय है। और उनका उचित तरीके से दाह संस्कार हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई दिनों पहले ही एक शासनादेश हुआ है कि जिस परिवार में इस प्रकार की आर्थिक समस्या हो, किसी प्रकार की दिक्कत हो, उनको 5,000 रुपए उपलब्ध कराए जाए ताकि वो उचित तरीके से दाह संस्कार कर सके। और अभी चर्चा हो रही थी बलिया की एक जो घटना, बहुत दुखद घटना, जिसमें एक शव को टायर और पेट्रोल से जलाया जा रहा था। तो उस घटना को संज्ञान में लेके वहां पर जो 5 पुलिस के कर्मचारी वहां उपस्थित थे, जिनकी मौजूदगी में ये हो रहा था, उनको निलंबित भी किया गया है। और ब्रजेश जी, पूरी गंगा में और अन्य नदियों में हमारी जल पुलिस, पीएससी की टीमें इस प्रकार से पेट्रोलिंग कर रही हैं, लोगों को जागरूक भी कर रही हैं कि आप नदियों में प्रवाह न करें, उचित तरीके से दाह संस्कार करें, और जो शव गंगा में या नदियों में मिल रहे हैं उनको किनारे ले आके उनका उचित तरीके से दाह संस्कार करने का भी प्रयास किया जा रहा है। रही बात माननीय उच्च न्यायालय की, ब्रजेश जी, उच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य सुविधाओं को कैसे बेहतर किया जाए इसके लिए एक दिशा निर्देश हमको दिया है। देखिए 2020 में जब कोरोना की पहली लहर आई थी, उत्तर प्रदेश में पहले मरीज का टेस्ट हम उत्तर प्रदेश में कराने की स्थिति में नहीं थे, न भर्ती करने की। आज हम 2.5 लाख से अधिक टेस्ट कर रहे हैं, 250 से अधिक हमारे यहाँ टेस्टिंग लैब हैं। तो परिस्थितियां हम पहले से बहुत अच्छी किए हैं। आगे भी उच्च न्यायालय ने, मीडिया ने और जो जो सुझाव दिए हैं उसके अनुपात में हम उन सुविधाओं को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। नवीन जी, इन हजारों मौतों का और इस प्रकार के भयानक असम्मान का, अपमान का, इंसानी जिस्मों के साथ के दुर्व्यवहार का, इसका जिम्मेदार कौन है? और क्या टीम 11 पर मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए? ब्रजेश जी, मुझको मैं थोड़ा आपके प्रश्न का थोड़ा जवाब मैं दे लूं। देखिए, गांव और शहर का कोई हमने फर्क नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में आज के तारीख तक 4.5 करोड़ जो टेस्टिंग हुई है उसमें 2 करोड़ 32 लाख ग्रामीण क्षेत्र में हुई है। और ग्रामीण क्षेत्र में संक्रमण की विभीषिका को देखते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 मई से 5 दिन का महा टेस्टिंग अभियान शुरू किया था 97,000 राजस्व गांव में। लेकिन चूंकि बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी रीच है, इसके लिए वह समय बढ़ा के 20 तारीख तक किया गया। हो सकता है कुछ गांव में अभी टीमें न पहुंच पाई हो, जैसा आपके संवाददाता दिखा रहे हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि अगर आवश्यकता पड़ी थोड़ा और समय हम बढ़ाएंगे, लेकिन हर गांव में जाके, घर घर जाके हम टेस्टिंग करना चाहते हैं। कौन लोग हैं जो मर रहे हैं? को घर पे क्या ये आपकी सरकार को बदनाम करने के लिए आत्महत्या कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं ब्रजेश जी, मौत से कौन इनकार कर सकता है? बिल्कुल मौतें हुई हैं, कोरोना के चलते मौतें हुई हैं, इससे कोई कैसे इनकार कर सकता है? लेकिन दुर्भाग्य एक चीज का है ब्रजेश जी, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा, आबादी के, मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन 2-3 चीजें अक्सर आती हैं ये चर्चा में कि साहब चुनाव हुए तो इस वजह से हो गया। जिन राज्यों में चुनाव नहीं है वहां हमसे ज्यादा विभीषिका है, हमसे ज्यादा मौतें हुई, हमसे ज्यादा साधन संपन्न पर कहीं ऐसा कुप्रबंधन, लेकिन फिर भी कहीं ऐसी असफलता और सरकार की इस प्रकार से पर्दादारी शायद ही किसी प्रदेश में हुई हो। अगर हुई है, आप मुझे उदाहरण के साथ दें। ब्रजेश जी, हम कहीं पर्दादारी नहीं कर रहे हैं, हम किसी प्रकार पर मौतें हुई हैं इसको हम स्वीकार कर रहे हैं। कैसे परिस्थितियां नाकामी स्वीकार करिए और टीम 11 पर मुकदमा चलाइए। उत्तर प्रदेश, देखिए वो आपका काम है, हमने क्या बेहतर किया वो मैम बताना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में संक्रमण की दर कम हुई है, उत्तर प्रदेश में मृत्यु दर कम हुई है। हमने टेस्ट जो 1 लाख हो रहे थे 2.5 लाख से अधिक हमने टेस्ट कर दिए हैं। गांव में भी हमारी टीमें काम कर रही हैं, हर जिले स्तर पर। तो ये कौन लोग हैं जो मर रहे हैं? क्या ये दूसरे राज्य के लोग हैं या ये मंगल ग्रह से आकर पृथ्वी पे लेट गए? नहीं, दूसरे राज्य के नहीं, ये बिल्कुल हमारे लोग हैं। कोरोना संक्रमण में इनकी जाने गई हैं, इसको कहीं हम छिपाने का नहीं कर रहे हैं। जो है वो कैसे बेहतर हो सके, मैं डिबेट को आगे बढ़ाना चाहता हूं। कैसा रोका विवेक जा साइलस सके, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं।
जिस प्रकार के दृश्य हैं ना, ये खौफ पैदा करते हैं, लोगों को बेचैन करते हैं। आत्मा रोती है जब आपके परिजन की लाश कुत्ते नोच कर खा रहे हैं। मुझे ये दृश्य भूलता नहीं है और शायद मैं अपने जीवन काल में इस तरह के दृश्यों को कभी भूल नहीं पाऊँ। हो सकता है मैं संवेदनशील आदमी हूँ, आप लोग पॉलिटिशियन हो सकता है, आप लोग पत्थर के हों। नहीं ब्रजेश जी, आज डिबेट जो आपकी रिपोर्ट मैंने देखी है और इस पर क्या बोलूं, मेरे पास तो शब्द नहीं। स्थिति बहुत गंभीर है, चिंताजनक है और विशेष तौर से मुझे लगता है ब्रजेश जी कि ग्रामीण अंचल में स्थिति बहुत खराब है। उत्तर प्रदेश के अगर आप आंकड़े देखिए तो आज की डेट में 17,817 लोगों की मौतें हो चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर। और गांव की जहां बात करें, ना दवाई है ना ऑक्सीजन है। सरकार के जितने भी वादे हैं सबके सब फर्जी हैं। यह हाल हो गया है कि टायर रख के लोगों को जलाया जा रहा है, पेट्रोल छिड़क के आग लगाई जा रही है। अरे भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने खुद मांग की मुजफ्फरनगर में कि हमको अस्पताल नहीं चाहिए, हमको शमशान दो, क्योंकि वो विधायक जी जानते थे कि किस तरह से तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं। 2 दिन पहले बीजेपी के एक विधायक ने शमशान घाट की मांग की। जी बिल्कुल। और सीतापुर के विधायक को देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उन्होंने मांग की, उन्होंने कहा कि अगर हम सही आंकड़े रखेंगे तो हम पे भी कार्रवाई हो सकती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार, क्या टीम 11 पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए तत्काल रूप से ब्रजेश जी? हजारों मौतों के जिम्मेदार जो लोग अपना दायित्व का निर्वहन नहीं कर सकते हैं, जिनके कारण इतनी मौतें हो रही हैं, जो पूरे उत्तर प्रदेश को भ्रमित कर रहे हैं, वर्गला रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की मीटिंग में मुख्यमंत्री जी के सामने बैठ के वीडियो गेम खेलते हुए नजर आ रहे हैं, वो कितने संवेदनशील होंगे? बिल्कुल मुकदमा होना चाहिए। धन्यवाद। क्यों नहीं होना चाहिए? सुशील दुबे मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और उत्तर प्रदेश में बहुत ही जाने माने और बड़े पुराने पत्रकार हैं। बहुत शुक्रिया आपका सुशील जी आने के लिए। आपने अपनी जिंदगी में कभी इस प्रकार के दृश्य देखे हैं? सपने में भी नहीं देखे ब्रजेश जी, कल्पना भी नहीं करी। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा, अब जो हुआ सो हुआ। जो हिंदुओं के कब्रिस्तान बन गए हैं नदी किनारे, ये हिंदूवादी सरकार एक काम करे कि इन पे बाउंड्री करा के, जो हिंदू मठाधीश है मोहन भागवत जी, जिन्होंने कहा कि जो कोरोना से मरे वो मुक्ति पा गए, तो उनसे उद्घाटन करा दो उस बाउंड्री का भीतर कटवा के। तो जो बेचारे कुत्ते और टायर और पेट्रोल और जो मिट्टी के तेल साथ जल रहे हैं, इनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी और ये मुक्ति पा जाएंगे। ये मेरे निवेदन है जो भाजपा के प्रवक्ता जी बैठे हैं। दूसरा, आपसे ब्रजेश जी एक निवेदन और भी है मेरा। अब बाबा योगी आदित्यनाथ जी से एक निवेदन कर लीजिए कि महीने 15 दिन के लिए सीएम यूपी का चोला उतार कर योगी का चोला पहन लें, संत का चोला पहन लें, एक मानवीय चोला पहन लें, और जैसे गांव में पुराने जमाने में गंभीर से गंभीर रोग का इलाज आंखें देखकर, मुंह फैलाकर और नाड़ी पकड़कर वैद्य करते थे, वैसे ये योगी जी कान से ना सुने, कान से ना देखें, कान से ना बोलें, एक एक गांव के दर्द वाली आंखों को देखें, एक एक जो आह निकल रही है जनता की गांव से, उस आह को सुने, और हार्ट बीट कितनी बढ़ गई है जनता के गांव की उसको महसूस करें, और वो इलाज कराएं 10% जो उनको पीजीआई में मिला है या आजम खां को वेदांता में मिल रहा है। अगर 10% भी गांव के लोग तो ऑक्सीजन मांगते हैं, तो नोएडा में तो मुकदमा दर्ज हुआ है। ऐसा मुकदमा तो फिर ब्रजेश जी एक चीज और बता दें आपको, भगवा रजाई, भगवा कंबल, भगवा कुर्ता, भगवा पजामा, भगवा गमछा तो बहुत बड़ी बात है। अगर भगवा रुमाल भी कोई रखे है तो अपने बच्चों से कहिए कि जरा उनसे बच के रहें, उनको सम्मान दें, वरना सिद्धार्थनगर जो हुआ है, भले सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता रहे, भले बाबा जी कुछ कहते रहें कि वो पत्रकारों के साथ नहीं होगा, कल आपने सरकार में इतनी असंवेदनशीलता क्यों है सुशील जी की वो अपने राज्य के नागरिकों के साथ सिंपैथी के 2 शब्द भी तो ब्रजेश जी, आप संवेदनशीलता के लिए प्रवक्ता जी बैठे हैं, नवीन जी, सब कुछ तो पुराने हैं, ये तो नवीन जी हैं। ये बता दें कि इनके जिले गाजीपुर के हैं शायद ये। 60 नोडल अधिकारी अभी बाबा जी ने दिए हैं, 60 सब IAS हैं। इनके जिले का नोडल अधिकारी कौन है, जरा नाम बता दें उसका। ये संवेदनशील प्रवक्ता जी हैं बीजेपी के। तो अगर यहीं से ये स्थिति है तो फिर आप गांव देहात, लखनऊ, दिल्ली, नाम बता दीजिए, नाम पूछ लीजिए, हम बता देंगे नाम। अगर ये गाजीपुर के हैं, कोई प्रश्नोत्तरी नहीं चल रही है। नहीं, तो फिर वो नोडल वो गए हैं गांव में स्वास्थ्य सेवा देखने, कोरोना से लड़ाई लड़ने, कोरोना से युद्ध लड़ने, क्या कोरोना के वहां के MP से और नोडल अधिकारी IAS से कोई। आप ये कहना चाहते हैं कि ये सब तमाशा हो रहा है? अरे बेशक बेशक, कल मोदी जी घोषणा कर दें, 62 64 इनके सांसद हैं,
एक घोषणा कर दे योगी जी और मोदी जी, नड्डा जी, कि 10 दिन 15 दिन में अगर रिजल्ट एमपी ने नहीं दिए हमारे एमपीओ ने तो अगला टिकट कट। कुछ लोगों को छोड़ के, कुछ तो बहुत बड़े खलीफा हैं, हिम्मत भी नहीं पड़ेगी, अगला टिकट कट। देखिए 15 दिन में अगर व्यवस्था ये पेट्रोल की जगह, टायर की जगह अगर चंदन की लकड़ी ना आ जाए उन गरीबों के लिए, तो आप माफ करिएगा, आप देख लीजिएगा सब, आप देख लीजिए। और नवीन जी नाम बता दें अपने जिले के नोडल अधिकारी का। अभी बता देंगे। ओके, मेरे साथ उत्तर प्रदेश में सरकार के मुताबिक सबसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल जिनके खिलाफ कई मुकदमे अब तक हो चुके हैं, वैसे तो ये IAS अधिकारी रहे हैं, पर ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बोलते हैं, इसलिए इनको सबक सिखाया गया इनके खिलाफ मुकदमे करके। तो आज की डेट में इनको उत्तर प्रदेश के कई जिलों की पुलिस ढूंढ रही है। तो आज बड़ी मुश्किल से ये भारत समाचार पर बैठने को तैयार हुई। तो सूर्य प्रताप सिंह रिटायर्ड IAS अधिकारी, बहुत शुक्रिया आपका सूर्य प्रताप जी। तो आपके खिलाफ मुझे बताया गया कि 2 ताज़े मुकदमे दर्ज हुए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने सरकार के कई मामलों में पोल पट्टी खोली है। आप मुझे बताइए कि इस तरह दृश्य देखकर अगर मन में पीड़ा होती है और लोग उसे शेयर करना चाहते हैं तो क्या ये अपराध है? ये बात तो नवीन जी बताएंगे। हमारे तो नवीन जी से बहुत अच्छे संबंध हैं, उम्मीद है कि आज भी होंगे। और नवीन जी को यही कहना चाहते हैं, सूर्य प्रताप सिंह के खिलाफ मुकदमे करके क्या मिलेगा आपको? और अभी तक तो कुछ मिला नहीं। और मैं कहता हूं, मैं सोशल मीडिया पर अगर कोई ट्वीट लिखता हूं तो देखते क्यों आप? मत देखो ना उसको। अरे 1 लाख 2 लाख लोग अगर मेरे वीडियो सुन लेते हैं तो उससे क्या होता है? आप तो 24 करोड़ के मालिक हो, क्यों देखते हो मेरा वीडियो यार? दूसरा, मैंने कौन सी जुर्म कर दिया? मैंने बनारस के अंदर कोई कोविड पेशेंट जिसकी लाश नाले में पड़ी मिली थी, चाहे वो आज मिली या कल मिली तो कोरोना काल की थी। फिर मैंने बलिया में 62 बॉडीज जो फ्लोट कर रही हैं, उसके साथ में एक रिप्रेजेंटेटिव फोटोग्राफ लगाया था। उस पर लिखा हिंदुस्तान टाइम्स रिप्रेजेंटेटिव फोटोग्राफ, उसमें एक कटिंग लगाई थी अखबार की। आप कहते हो वो रिप्रेजेंटेटिव फोटोग्राफ जो है वो उन्नाव का है। अरे मैंने तो उसमें कहा ही नहीं कि उन्नाव का या बलिया का है। मेरा मुद्दा उठाने का था कि गंगा के अंदर बॉडीज, डेड बॉडीज फ्लोट कर रही हैं और सारे टीवी चैनल, सारा मीडिया दिखा रहा है। अगर मेरे ट्वीट करने से अफवाह फैल गई, लोग डर गए, भयग्रस्त हो गया, कौन सा टीवी चैनल ऐसा है, कौन सा मीडिया ऐसा जो दिखा नहीं रहा है डेड बॉडीज को जो फ्लोट कर रही हैं? उससे भय व्याप्त तो नहीं हुआ? रोज समाचार सुन रहे लोग, मेरी एक ट्वीट से भय प्राप्त हो गया और मैं देशद्रोही हो गया। तो क्या आपको जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है ताकि आपकी आवाज खामोश कराई जा सके? अरे मैं तो पहले से डरा हुआ हूं, और कितना डराना चाहते हो आप? 3 मुकदमे पहले किए थे, मैं तो बिल में घुस गया। अब 2 मुकदमे और कहे तो मैं तो बिल्कुल नीचे घुस गया। मैं कहां हूं आपके सामने? मैं इतनी बड़ी सरकार से क्या मुकाबला कर सकता हूं? इतनी बड़ी सरकार है, इतनी पावरफुल है, इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार है, कौन मुकाबला करेगा इनसे? अरे कुचल डालो ना, और कुचल ही रहे हो। चाहे आप बस्ती में पकड़ लो किसी को, चाहे सिद्धार्थनगर में पकड़ लो, चाहे किसी पत्रकार को बंद कर दो। ये कोई लोकतंत्र थोड़ा ही है। ऐसे लोकतंत्र में हमने कभी नहीं देखा कि 60 लोग पे पत्रकार में मुकदमे हो जाए। हमने तो नहीं देखा। हमारा भी तो ट्रैक रिकॉर्ड है, हमने भी तो देखा है ना, हमें भी अधिकारी रहे ना। आप मुझे बताओ, अगर मैं इसको सरकार की नाकामी न मानूं तो क्या मानूं कि जिंदा को इलाज नहीं, मरने के बाद इंसानी जिस्मों की बदहाली का जो दृश्य है ना, बड़ा विचलित करता है। आप बताइए, अब जो कब्रगाह दिखाई दे रही है गंगा की रेती में, वो क्यों दिखाई दे रही है? 5000 बॉडी, चाहे 4000 हो, 3000 हो, 2000, वो इशू नहीं है। इशू ये है कि फ्लोटिंग जो बॉडीज थी उनका मुद्दा उठा तो सरकार ने पाबंदी लगा दी, वोट से पुलिस लगा दी। कोई ना वो डालेगा नहीं गंगा के अंदर कोई भी बॉडीज को। तो लोगों ने क्या किया? दफनाना शुरू कर दिया। उनको अंतिम संस्कार तो करना है, या तो गंगा में नहाने हो, और आप उसमें पुलिस करने ही नहीं दे रही है तो उनमें गाड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। अगर आप जहां सूचना देते हैं यहां गड़ रही है, वहां भी पाबंदी लगाना शुरू कर दिया, तो लोग अपने घरों में गाड़ेंगे। फिर अंतिम संस्कार तो होने से रहा। उनको कोई वैदिक रीति से किसी से अंतिम संस्कार हो तो भूल जाइए आप। क्या ये सरकार की नाकामी है अथवा नहीं? अरे भाई, सरकार तो कहती है कोरोना है ही नहीं। ये तो मीडिया दिखा रहा है, सोशल मीडिया दिखा रहा है। ये तो अखबार में छपा है कि पहली वेव हमने खत्म कर दी, दूसरी वेव को रोक दिया, तीसरी वेव की तैयारी कर ली है। तो मुख्यमंत्री का वक्तव्य है। तो अगर सब कुछ कर लिया है
ये आप जो पूछ रहे थे सवाल, ये डेड बॉडीज का मंगल ग्रह से आ रही हैं। गांव में कोई गांव ऐसा बता दी जिसमें 50-40 लोग बुखार से पीड़ित ना हो, कोई गांव ऐसा बता दी जिसमें 5-7 डेड बॉडीज ना उठी हो, कोई व्यक्ति ऐसा बता दे जिसके नाते रिश्तेदारों में किसी की मृत्यु ना हुई हो, मामा का, चाचा का, फूफा का, कोई ना कोई रिश्तेदार बता दी जिसकी मृत्यु ना हुई हो, कोई भी बता दे प्रदेश में। तो कहां जा रहे हैं सब लोग? अगर मर नहीं रहे तो कहां से आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में? आप एक दृष्टांत देखिए, आज कितनी मृत्यु हुई है देश के अंदर, हाईएस्ट रिकॉर्ड मृत्यु हुई है, 4323 या कुछ ऐसी मृत्यु हुई है। उत्तर प्रदेश में कितनी हुई? जनसंख्या सर्वाधिक है, उत्तर प्रदेश में कोई आंकड़ा ही नहीं है आज की मृत्यु का, वो सर्वाधिक हो भी नहीं सकता। मैंने कहा था नो टेस्ट नो कोरोना, वो आज भी लागू है। कोरोना के टेस्ट जो नहीं, ये तो हाई कोर्ट में भी सरकार ने स्वीकारा है कि उन्होंने जांच घटाई है। और बिजनौर जैसे जनपद में भी बोल रहे थे सिद्धार्थनाथ सिंह, उनको तो आरटीपीसीआर कहना भी नहीं आता, वो तो स्वास्थ्य मंत्री रहे पहले, उनको टेस्ट का नाम भी नहीं पता है। ज्ञान का स्तर तो ये है। तो आप बताइए कैसे कंट्रोल होगा कोरोना? और मैं कहता हूं, निवेदन करता हूं, आपको खामोश करके कोरोना को हम नियंत्रण कर सकते हैं, आप चुप हो जाएं बस। भाई मैं तो चुप हो गया, नवीन जी से एक बार कहलवा दीजिए कि एसपी सिंह जी आप चुप हो जाइए, मैं चुप हो जाऊंगा। बोल दें नवीन जी आज ही, मैं ट्विटर छोड़ दूं, बोल दें आज ही, मैं तो मानूंगा, ही तो मित्र है मेरे। विनम्र भाव से कह रहा हूं, देखिए नवीन जी मैं बहुत डरा हुआ हूं। ओके, मेरा वीडियो लिंक शायद उनसे टूट गया है, मैं वापस उनसे जुड़ने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर डीके गुप्ता मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता, शुक्रिया आपका। गांव के हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं और शुरुआत से आप डिबेट्स का हिस्सा रहे हैं। गांव में स्थितियों को हम कैसे ठीक करें? कोई सुझाव आपके पास? इस प्रकार से जो मौतें हो रही हैं ये बहुत ही परेशान करने वाली हैं। जैसे आप बिल्कुल ठीक करें, हम लोग पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि 70% जो पॉपुलेशन है हमारे गांव में रहती है। और हम लोग जब उस टाइम में डिस्कस करते थे कई बार डिबेट्स में कि अगर गांव में कोरोना फैला तो बहुत बदहाली होगी, बिकॉज गांव में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जो बेड्स हैं वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू शहरों की तुलना में। हमारा 70 से 80% जो इंफ्रास्ट्रक्चर डॉक्टर्स नर्सेज हैं वो कन्फाइंड हैं शहरों में, बड़े शहरों में खास करके। तो छोटे शहरों में और गाँव में तो स्वास्थ्य सेवा का बहुत बुरा हाल है, अभी से नहीं, पिछले कई दशकों से बुरा हाल है। तो जो हम लोग जीडीपी का खर्च ही नहीं करते थे, खर्च करते थे डॉक्टर्स और नर्सेज जाने नहीं चाहते गांव में, उनको इतनी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हमें कोरोना कंट्रोल करना तो कहीं कुछ ना कुछ हद तक नया, कुछ आउट ऑफ बॉक्स चीज़ें करनी पड़ेगी। जो हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं उनको अपग्रेड करना पड़ेगा, उनको सुदृढ़ बनाना पड़ेगा। और वहाँ डॉक्टर्स नहीं मिलते, बहुत बार सिंगापुर की एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था आज दोपहर में डॉक्टर गुप्ता, और वो रिपोर्ट काफ़ी चिंताजनक है क्योंकि सिंगापुर कोरोना वेव की तीसरी लहर का सामना कर रहा है और वहाँ अधिकांश जो संक्रमण है बच्चों में आ रहा है। जी, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं अभी तक हमारे अछूते थे। उसका रीज़न ये था कि पहले लॉकडाउन में बच्चे घर के अंदर ही रहे थे, और दूसरा ये था कि बच्चे बाहर, अभी भी जो सेकेंड लॉकडाउन में कुछ हद तक बच्चों में इन्फेक्शन शुरू हो गया था। लेकिन अच्छी बात ये थी बच्चों में मॉर्टलिटी रेट बहुत कम था, मृत्यु दर बहुत कम थी, सीरियस बहुत केसेस नहीं देखे जा रहे थे। लेकिन चूंकि हमारे बच्चों के लिए भी वैक्सीन भी नहीं, सबसे बुरी बात यही है कि 18 साल से कम पे हमारे पास वैक्सीन नहीं है। अभी ट्रायल जैसे स्टार्ट हुए हैं वो भी 2 से 18 साल के लिए, और वो भी सिर्फ एक ही वैक्सीन के ट्रायल स्टार्ट हुए, कोवैक्सीन के। अभी कोविशील्ड, स्पुतनिक या दूसरी अन्य वैक्सीन है उनके यहाँ पे इंडिया में कोई ट्रायल स्टार्ट नहीं हुए। खाली फाइजर एक ऐसी वैक्सीन है जिसको बाहर 12 साल से ऊपर अप्रूवल मिल गया कनाडा में, यूएस में। हमारे राज्य के लोग ये जानना चाहते हैं डॉक्टर गुप्ता की तीसरी वेव कब तक एक्सपेक्टेड है? देखिए, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कोरोना कोई भी पेंडेमिक है एक बार नहीं आता, एक लहरों में आता है, वेव्स में आता है। तो सेकेंड लहर चली गई और मुझे लगता है 1-1.5 महीने में काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएंगी चीज़ें। लेकिन तीसरी लहर डेफिनेटली अगले 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद थोड़े से जब केसेस इकट्ठे होंगे, जो संक्रमित लोग हैं वो इकट्ठे होंगे, जो वर्जिन पॉपुलेशन है वो एक्सपोज होगी, जिसको अभी तक कोरोना नहीं हुआ है या जिनको लास्ट ईयर भी हो चुका। हम बार-बार कहते हैं कि या तो इन्फेक्शन हो जाए या वैक्सीन लग जाए, लेकिन इन्फेक्शन हो भी क्या ये दूसरी लहर से ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल खतरनाक हो चुका है। हम देख चुके हैं सेकेंड लहर में जो इसकी R0 वैल्यू थी 1.8 थी, मतलब जो नए स्ट्रेन थे, चाहे B1617 हो, चाहे वो हमारा डबल म्यूटेंट हो, ट्रिपल म्यूटेंट हो, या हमारा जो इंग्लैंड वाला स्ट्रेन थे, ये बहुत खतरनाक थे। इनकी जो संक्रमण क्षमता थी तेज थी, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा कर रहे थे, डेथ ज़्यादा कर रहे थे, निमोनिया ज़्यादा कर रहे थे, लोगों को ऑक्सीजन और बेड्स की इसी वजह से कमी होगी, बिकॉज इसका संक्रमण कहीं से ज़्यादा पहले ज़्यादा वायरुलेंट था। तो तीसरी वेव में अगर कुछ और ज़्यादा म्यूटेशन हुई, जैसे हम लोग सुन रहे हैं कि बच्चों को अफेक्ट कर रहा है, जैसे आप बात कर रहे हैं सिंगापुर कनाडा में ऐसा दिखने को मिल रहा है,
कि बच्चे ज़्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा बड़ा म्यूटेशन हो गया और जो वायरुलेंट हो गया और बच्चों के अंदर भी सीरियस इलनेस करने लगा तो शायद बहुत दिक्कतें आएंगी। और शायद सरकार को भी सोचना चाहिए, सरकार कर भी रही है कि जो बात कर रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट जिला अस्पताल में या मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक आईसीयू, बच्चों की आईसीयू बनाई जाए, सो दैट अगर बच्चों को अगर ऐसा कोई इन्फेक्शन होता है, ऐसे कॉम्प्लिकेशन होता है, उनको तुरंत दवाई या तुरंत इलाज दिया जा सके। सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाहूँगा, जो इस समय ज़रूरत है सरकार को, हम सबको करना चाहिए, हम लोग टीकाकरण को हैजल फ्री नहीं कर रहे हैं। अभी भी टीकाकरण में कोविन ऐप के जरिए लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसमें अपॉइंटमेंट, वॉक इन, रीशेड्यूलिंग हो रही है, वो नहीं हो पा रही है। टीकाकरण का जैसे ही प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, इसको फ्री कर देना चाहिए। टीकाकरण ही मुझे लगता है कि बेहतर तरीका है कि आप तीसरी वेव को रोकने की कोशिश करें। जी शुक्रिया आपका भी है, इसको सिंपल प्रोसेस कर देना चाहिए, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं होना चाहिए कि आई डू एग्री विद यू। मैं तो गांव के लोगों की चिंता, उन बेचारों के पास तो नहीं मिल पा रहे, इंटरनेट भी नहीं है बहुत लोगों के पास। वीरेन जी हमें डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेन जी, आज दोपहर में जब आप मुझे प्रयागराज के दृश्य दिखवा रहे थे तो मुझे बड़ा अचरज हुआ। मैंने अपने तमाम पत्रकार मित्र जो प्रयागराज में, उनसे पूछा, वो सब भी हैरान, दुखी और परेशान थे कि इस प्रकार से इंसानी जिस्मों की दुर्दशा, इस प्रकार से भयानक त्रासदी जो गांव ग्रामीण से खबरें आ रही हैं, जो आपके रिपोर्टर्स दे रहे हैं, ये बड़ा परेशान करती है। कैसे हालात हैं? स्वाभाविक है कि जिनके माता पिता या भाई बंधु रिश्तेदार मर रहे हैं, उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जा रहा है, उनके जीवन का सूनापन, महीनों सालों तक बच्चे रोते हैं। परिवार में अगर कोई नहीं है तो वो बच्चे अनाथ हो जाते हैं, रिश्तेदार हैं तो वो कुछ दिन सहारा देते हैं। बहुत सारी तकलीफ़ों से लोग गुजर रहे हैं, बड़ी विचित्रताएं और बड़ा दर्द देखने को मिलता है। लाशों के बारे में हिंदू संस्कार में तमाम सारे तरीके बताए गए हैं, बीजेपी के लोग अच्छी तरह जानते हैं। आज मुझे इस बात की खुशी है कि बीजेपी के प्रवक्ता नवीन जी ने स्वीकार किया कि हाँ, लोग मरे हैं और सरकार ने कोशिश किया है, थोड़ी लहर थमी है। तो लहर तो आई है तो जाएगी भी, थमनी ही है। आज 2 महीना होने जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में इसी अली और बजरंग बली के नाम पर वोट मांगकर सरकार बनाई थी। आज कब्रिस्तान और शमशान के नाम पर आवाज़ नहीं निकल रही है। आज बीजेपी को भी ये बात पता होनी चाहिए कि रिटर्न टिकट सबका कन्फर्म है, आज नहीं तो कल सबको जाना है। सत्ता के मद में एक सूर प्रताप सिंह, आईपी सिंह या तमाम जितने लोगों पर मुकदमा लादना हो लाद लो, वक्त हर चीज़ का आपको जवाब देगा। जितनी लोगों के घरों में मौत हुई है, जो देवतुल्य कार्य करता रहे हैं, बीजेपी के लोग ही इनको जवाब देंगे। इस विधानसभा चुनाव में इनके 5 विधायकों की मौत हुई है। अगर बहुत अच्छी व्यवस्था थी तो विधायक तो नहीं मरने चाहिए थे। सांसद विधायक कोई पूछने वाला नहीं है, अधिकारियों के आगे सबकी हालत खराब है। जिन कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने गिड़गिड़ाया है अपनों को बचाने के लिए, वो सिलेंडर की कमी, वो ऑक्सीजन और वो अस्पताल में बेड न मिलना, वो लोग भूल नहीं सकते हैं। अब आप चाहे कश्मीर में प्लाट दिला दो और चाहे बंगाल में जीत लो, उससे अब उत्तर प्रदेश के लोगों को संतोष नहीं मिलना है। उनके अपने चले गए, उनको जिनका दर्द अब कभी पूरा नहीं हो सकता, ना उनके दर्द को हम कम कर पाएंगे। अच्छा, अब सरकार कोरोना काल में फिर राशन देने जा रही है भाई गरीबों को कि हम लॉकडाउन है, लोग गांव में तो मान लो राशन, और आटा का पिसाई कई रुपया किलो है कोई पता नहीं ना। जो हजारों लाखों करोड़ों लोग सुन रहे होंगे, ये 5 किलो गेहूं देते, 1 किलो गेहूं की पिसाई 2 रुपया है आज की तारीख में गांव में। तो 5-5 किलो गेहूं लोग पिसवाएं, पैसा है नहीं, ठीक है भाई। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है ब्रजेश जी कि 100 किसी का भी हो, उसको अगर कुत्ते नोचेंगे वो जलाया जाएगा या देखेंगे। हम लोगों को तकलीफ होती जो हम लोग जाते हैं किसी की मृत्यु पर, उसको अंतिम अवसर पर देखने। लेकिन आपको याद होगा कि बीजेपी के एक सांसद ने कहा था गोरखपुर में मुख्यमंत्री के सामने कि यहाँ फूका जाओगे तो सीधा स्वर्ग मिलेगा, बहुत मजा आएगा फूकने में। हाँ, बोला था, तो ये रवि किशन ने बोला था। हाँ, ये लोग तमाम सारे मजाक करते रहे लोगों की मौत पर,
ये कोई नई बात नहीं है। सरकार के लिए मौत, सरकार के अपने विधायकों और सांसदों के लिए हंसी का एक, ठिठोली का एक खाली एक उदाहरण है। आप ये बताइए कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, अपराधियों पर बहुत बढ़िया काम करते हैं और कहते हैं कि या तो अपराधी जेल में रहेगा या प्रदेश छोड़ देगा। और चित्रकूट जेल में 3 मर्डर हो गया, सैकड़ों राउंड फायरिंग हो गई और इनकी सरकार थपली पीट रही है। तो ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि जिन लोगों ने गंगा को मां बताया है, उनकी सरकार में गंगा के पानी इतना दूषित हो गया, इतना बुरा हंस रहा है और वो निरुत्तर है, खाली विपक्ष पर आरोप लगाते हैं। खैर चलिए, वक्त रहा तो आगे आने वाले समय में जनता जवाब देगी। लेकिन कुल मिलाकर इतनी बात है कि कोरोना में सबसे ज़्यादा गरीबों का नुकसान हुआ है। जिनके पास पैसा नहीं है, वो खाने की व्यवस्था नहीं है, जिनके घर में लोग मर गए वो उनको जला नहीं पाए, लोग हजारों किलोमीटर पैदल चले थे, छोटे छोटे बच्चे चले थे, लोग अपना घर बार सोना चांदी जेवर पैसा बेचकर लोग अपना आए थे। टीम 11 कहाँ चली गई वीरेंद्र जी? देखिए, राजनीतिक व्यवस्था में अगर आप उपलब्धि का श्रेय खुद लेते हैं तो नाकामी का श्रेय किसी टीम को या अफसरों को नहीं दिया जा सकता। मेरा व्यक्तिगत मानना है, राजनीतिक लोग जो होते हैं, जो सरकार में बैठे हैं, उनको नाकामी और उपलब्धि दोनों अपने सर लेनी पड़ेगी। आप कानून व्यवस्था पर बताते हैं कि मुख्तार अंसारी को फला जगह भेज दिया, वहाँ पहुँचा दिया, तो जेलों में जो हत्याएं हो रही हैं उन पर उसको आप क्या मानेंगे? बहुत सारी बातें आती हैं। चूँकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सरकार जो कहे, भाई या तो देखो भोंपू या तो लाठी, दो में से एक आप चुन लो। और सूर्य प्रताप सिंह ने शायद लाठी चुना है, इसलिए मुकदमा ठोके जा रहे हैं। और बीजेपी हिंदू खतरे में है, मुसलमान ने ऐसा कर दिया, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, क्या क्या बातें चुनाव पहले करती थी। आज सोशल मीडिया पे एक बात आई कि अगर हिंदू राष्ट्र बनने से समस्याओं का समाधान हो जाता सारा, तो नेपाल के लोग भारत में आके सीटी क्यों बजा रहे होते? भाई अगर हिंदू राष्ट्र सब कुछ है, लेकिन अब इनको तो खाली वोट लेना है। जी वीरेंद्र जी, बहरहाल आज एक बहुत पुराना साहित्य है, इस प्रदेश के लोग क्या खुद को ठगा महसूस करते हैं? उनको ऑक्सीजन नहीं मिली, दवाएं नहीं मिली, गांव में बुरा हंस रहे लोग, ऐसी सरकार को चुनते हैं जिससे सवाल भी करने की हिम्मत नहीं कर सकते। सरकार के मंत्री और सरकार क्या खुदा का प्रतिरूप है कि जिसके सामने आप कोई सवाल नहीं कर सकते, जिस पर उंगली नहीं उठा सकते, जिस पर अगर आप व्यवस्था पर दुर्व्यवस्था पर बोलेंगे तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा? ऐसा विरोध और ऐसा बदले की भावना से कभी काम होता देखा नहीं गया था। लोकतंत्र में ऐसी चीजें होती नहीं, अगर ऐसी चीजें होती है तो लोकतंत्र कैसे कहा जाए उसे? बहरहाल एक साहित्यकार ने, मैंने पहले भी सुनाया, आज फिर सुनाता हूं, कोरोना काल है, भगवान ने आपको बचा लिया, आप बच गए तो आपकी किस्मत है, सरकार के भरोसे ज्यादा रहिए नहीं। कि खैर उनको कुछ ना आए फांस लेने के सिवा, और बचा ही क्या है सांस लेने के सिवा। और थी अंधेरी रात, चोर आए, जो कुछ था सब ले गए, और बुढ़ा कर ही क्या सकता था खांस लेने के सिवा। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नवीन श्रीवास्तव जी, मेरे 2 सवाल हैं। हाईकोर्ट में जो सरकार ने एफिडेविट दिया था उसमें ये स्वीकार किया था कि टेस्टिंग उन्होंने घटा दी है, और कल बिजनौर का एक मामला पकड़कर कोर्ट ने सबके सामने रखा और आर्डर में लिखाया, आपने पढ़ा भी होगा कि बिजनौर 32 लाख की आबादी वाला जनपद है और वहाँ 370 जांचें केवल हो रही। कितनी? 370 ओनली। ये सिर्फ बिजनौर का मसला नहीं है, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग के क्या हालात हैं ये इसका प्रतिबिंब है। इससे पता चलता है कि आप कोरोना को कैसे हैंडल कर रहे हैं।
ब्रजेश जी, हलफनामे में सरकार ने यह भी दिया है, जिस हलफनामे की चर्चा कर रहे हैं, कि उत्तर प्रदेश में अब तक 4.5 करोड़ से अधिक टेस्टिंग हुई है, जिसमें 2 करोड़ 32 लाख टेस्टिंग गांव में हुई है। और गांव में टेस्टिंग हम बढ़ाने का ही अभियान 5 तारीख से जो हमारा अभियान शुरू हुआ है, वो इसीलिए हुआ है कि गांव में हम टेस्टिंग बढ़ा सकें। 2 चीजें मैं कहना चाहूंगा, चूंकि समय कम है। एक तो अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कोरोना की तीसरी वेव की चर्चा हो रही थी और बच्चों का खतरा उस पर है। इसके लिए उत्तर प्रदेश में सभी मंडल स्तर के जो हमारे मुख्यालय हैं, वहां पर 100 बेड का पेडियाट्रिक आईसीयू और हर जिला मुख्यालय पर आईसीयू के जो पेडियाट्रिक आईसीयू, उसमें बेडों की संख्या हम बढ़ा रहे हैं। दूसरी एक चीज मैं ब्रजेश जी बताना चाहूंगा, 3 माह के लिए योगी जी की सरकार ने गांव में लोगों को दिक्कतें हो या शहर में जो जिनके कामकाज प्रभावित है आंशिक कर्फ्यू की वजह से, 3 महीने का मुफ्त राशन। वीरेंद्र जी अभी चर्चा कर रहे थे कि वो गेहूं कैसे पिसवाएंगे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो किसान सम्मान निधि शुरू की है, उसकी भी किस्त गांव में दी गई है। और उत्तर प्रदेश में लगभग 1 करोड़ लोग ऐसे जो छोटे दुकानदार हैं, रेहड़ी खोमचे पटरी वाले, उनको भी 1-1 हजार रुपए देने की सरकार ने घोषणा की, उनके खाते में भेजा जा रहा है जी। रही बात माननीय उच्च न्यायालय की, मैं बताना चाहता हूं, उच्च न्यायालय ने जो हमको निर्देश दिए हैं कि आप गांव में और शहरों में एम्बुलेंस बढ़ाइए, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाइए, उन स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। जहां एक भी टेस्टिंग नई टीम थी, आज 250 से अधिक टेस्टिंग लैब हमारे यहाँ है। ओके, विवेक जी, बढ़ा रहे हैं। लखनऊ में 2.5 महीने के भीतर 13,338 डेथ सर्टिफिकेट जारी हुए हैं और ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। भास्कर की यह रिपोर्ट बताती है कि 2.5 महीने के भीतर लखनऊ में 13,338 डेथ सर्टिफिकेट इशू हुए हैं जी। बिल्कुल, ये बताता है कि मौतें कितनी हुई हैं जी। अगर हम इनमें सामान्य मौतों को अलग कर दें तो भी आंकड़ा बहुत भयानक है जी। बिल्कुल नहीं, देखिए सरकार कहीं ना कहीं तो आंकड़ों से खेल कर ही रही है। बिल्कुल, एक सेकंड नवीन जी प्लीज, 2 राय नहीं है। नवीन जी प्लीज, अभी टेस्टिंग की बात हो रही थी, नवीन जी ने कहा हमने टेस्टिंग बढ़ाई। उत्तर प्रदेश राजधानी अगर लखनऊ में हम ब्रजेश जी देखें तो यहाँ पर 30,000 टेस्ट हो रहे थे, आज 13,000 हो रहे हैं। तो कहां से टेस्टिंग बढ़ाई समझ में नहीं आ रहा। नहीं, अब तो और भी घट गए, 10,000 के अंदर ही लखनऊ में टेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, साइलेंस जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब कोरोना की दूसरी लहर में 2 लाख 62,000 हम आंकड़े नहीं छिपा रहे हैं, आंकड़े आप लोग अपने राजनीतिक फायदे। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। ओके, सुशील दुबे जी, क्या ये वक्त है कि सरकार आगे आए, अपनी नाकामी के लिए राज्य के लोगों से क्षमा याचना करे और संवेदना के 2 शब्द बोले? क्या ये सही वक्त है? ब्रजेश जी, थैंक यू नवीन जी। ब्रजेश जी बोलेंगे। ब्रजेश जी, मैं आपको बताऊं, जो आप टीम 11 की बात कर रहे हैं, तो एक कहावत सुन लीजिए, बस मजा आ जाएगा। एक राजा रात में निकला अपने महामंत्रियों के साथ शिकार करने, मना है कि चलो शिकार किया जाए। जंगल पहुंचा तो वहाँ चीख चीख की बड़ी आवाजें आ रही, चिल्लाहट की, चीख रहे थे लोग। तो राजा ने पूछा महामंत्री से, भैया क्या है टीम 11 से? उन्होंने कहा भैया कोरोना है, सब दवा, वेंटिलेटर और सब मांग रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें। तो उन्होंने आदेश कर दिया, टेंडर, ग्लोबल टेंडर कर दिया, जाओ, सबको दिया। फिर साहब वो सब चलेगा, राजा अपने शिकार किए, घर पहुंचे। 10-15 दिन बाद फिर उनका मूड आया शिकार करने का, कहीं चलो, महामंत्री को बुलाया, टीम 11, 12 सबको बुलाया, फिर चल दिए। फिर ब्रजेश जी वो चीख चिल्लाहट की आवाज़ें जंगल में। अब राजा को गुस्सा आ गया, बोले ये मतलब क्या, फिर चीख चिल्लाहट? तो उन्होंने एकदम बड़े वाले को बुलाया, डांटा कि क्या है ये सब। फिर बोले साहब हुजूर कुछ नहीं है, सब आपको थैंक यू बोल रहे हैं, आभार कर रहे हैं आपको, सबको वेंटिलेटर मिल गया, सबको लकड़ी मिल गई, सबको टायर की जगह पर चंदन की लकड़ी मिल गई, सबको सब अमन चैन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ब्रजेश जी एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा, अब अधिकारियों का नहीं, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को अपना COG नंबर जो खुद उठाएं, जिससे भी अधिकारियों को भय रहे, गांव में मामला सार्वजनिक कर देना चाहिए, बहुत बिगड़ रहा। वो लैंडलाइन नहीं, अपने PS के नहीं, बाबा जी का अपना नंबर खुद उनको। थैंक यू। सूर्य प्रताप जी, हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है और ये बताना पड़ रहा है कि व्यवस्था राम भरोसे है। टेस्ट की हालत क्या है? बिजनौर का मैंने आपको उदाहरण दिया, उत्तर प्रदेश में टेस्ट इतने कम कर दिए गए और अफसरों ने इतना चकमागिरी कर दी है टेस्टिंग में कि आज 8,000 से कम केसेज आए हैं। यह तरीका है यूपी की सरकार का हैंडल करने में, और मुझे यकीन है कि अगले 10 दिन के भीतर कोरोना मुक्त घोषित हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हो गया, तो बचा क्या है? कोरोना है ही कहां? ये तो वैसे ही लॉकडाउन करा हुआ है शौक में। एक दृष्टांत आपको दे रहा हूं, DRDO ने BHU के MP थिएटर में 750 बेड का हॉस्पिटल बनाया है। 10 मई को उद्घाटन हुआ, 330 लोग भर्ती हुए, 130 मर गए। बनारस कह रहा है 7 मरे। एक ही दृष्टांत काफी है। DRDO को कितनी पब्लिसिटी हुई, गुब्बारों के साथ में
फीता काटा गया, 130 मर गए लोग, एक 330 में से। कौन जवाब देगा? हाईकोर्ट पूछता रहेगा इनसे, ये बताते रहेंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर इलाहाबाद में 5000 लोग जमीन में गड़े हैं, कौन दोषी है उसके लिए? हो सकता है अन्य जनपदों के हों। अब वहां पे ये अच्छा सुझाव दिया था जो मान्यवर एक दे रहे थे, दीवारें बनवा दीजिए ताकि कुत्ते चील नोचे ना, सुरक्षित रहे, वो सूख जाएंगी हड्डियां बाद में उनकी। ऐसा करवा दीजिए भाई। जैसे यहाँ टिन लगवाई थी आपने चिताओं पे, और गोरखपुर में जो पर्दे वो लगवाए थे वार्निंग के सिंबल कि भाई यहाँ फोटो लोगे तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा। ये हिंदू रीति रिवाज से अंदर संस्कार चल रहा है, फोटो लेना दंडनीय अपराध है। तो अब ये जो खबरें खुद रही हैं जिन पे मुकदमे सूर्य प्रताप सिंह जैसे लोगों पे हो रहे हैं, तो ये बताइए कैसे छुपाएं इन खबरों को? लोगों में दहशत फैल रही है इन खबरों से। इस दहशत फैलाने के लिए कौन दोषी है? ये जो अभी भी 60 लाशें बनारस में मिली हैं फ्लोट करती हुई, इंस्पाइट ऑफ ऑल सारी मशक्कत के बावजूद, कौन दोषी है उसके लिए? 2 चितागाह एडिशनल बने बनारस में, कौन दोषी है उसके लिए? क्या चितागाह बढ़ नहीं रही है? क्या सड़कों पे नहीं चली चिताएं? क्या अब आप प्रशंसा कैसे करें? कैसे पॉजिटिविटी दिखाएं? हम सरकार चाहती है पॉजिटिविटी दिखाएं, प्रशंसा करें, तो हम कर रहे हैं प्रशंसा। इतना अच्छा काम किया है प्रदेश में कि कोरोना मुक्त कर दिया प्रदेश। देश में सर्वाधिक मृत्यु हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई नहीं, क्योंकि आंकड़ा ही नहीं है, सच ही नहीं है, पता ही नहीं है। जी बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर डी के गुप्ता, तीसरी वेव से निपटने के लिए क्या सुझाव आप देना चाहेंगे सरकार को? देखिए, एक ही सुझाव है, एक ही हथियार है हमारे पास तीसरी और चौथी वेव से बचने के लिए, वो है टीकाकरण। टीकाकरण का अभियान बढ़ाना चाहिए। हम लोगों को ग्लोबल टेंडर के जरिए प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में, हर जगह वैक्सीनेशन को प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराना चाहिए। और ये कोविन ऐप फ्री कर देना चाहिए, वॉक इन कर देना चाहिए बिना आईडी के, क्योंकि हमें जान बचानी है। हमें कोई ट्रैवल करने के लिए आईडी प्रूफ है, इम्यूनिटी पासपोर्ट की जरूरत नहीं है इस समय सबको जान बचानी है। जैसे बाकी टीके लगते हैं, चाहे वो डीपीटी, बीसीजी, हेपेटाइटिस भी सब बच्चों को लगवाते हैं हम लोग, उसके लिए कोई ऐप या कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। अब चूंकि इतनी बड़ी महामारी है, इससे प्रोसेस डिले हो रही है, हैजल्स आ रहे हैं, लोग रजिस्टर नहीं कर, बहुत शुक्रिया। गांव के लोग हैं उनको इंटरनेट यूज करना नहीं आ रहा है। जी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त का अभाव है, मुझे डिबेट यहीं पे रोकना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहनों भाइयों, अपना ध्यान रखिएगा। सरकारी आंकड़े हो सकता है कुछ दिन में उत्तर प्रदेश को कोरोना मुक्त घोषित कर दें, लेकिन ये असत्य है, झूठ है। उत्तर प्रदेश में भयानक तरीके से कोरोना फैला है। सरकार टेस्टिंग को बहुत धीमी कर दी है, और टेस्टिंग ऐसी जगह ऐसी हो रही है जिसमें चकमा दिया जा रहा है। टेस्टिंग की तादाद कम है। ग्रामीण क्षेत्र में टेस्टिंग बहुत कम स्थिति में हो रही है। छोटे जनपदों में क्लास टियर 2 और टियर 3 क्लास के जनपदों में स्थितियां और ख़राब हैं। बिजनौर तो मात्र एक उदाहरण है। ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश के अधिकांश जो रिमोट में डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर है। इसलिए आपको अपना ध्यान रखना होगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।